हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। आज लगता है बच्चे थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं और कयूर हंसोरा गुड इवनिंग और बाकी लोग कहाँ हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 8:15। ये बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है जो टाइम से नहीं पहुंचेंगे। खैर एनीवे, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आज जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब काफी लोग कुछ नजर आए हैं। विशाल गुड इवनिंग, उपेंद्र राजभर गुड इवनिंग, रेनू वेस्ट गुड इवनिंग। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, आहो विशाल यार, मैं बिल्कुल भूल गया, मेरे को याद ही नहीं रही मेरे दिमाग में। कल 11:30 आप जरूर मैं अपलोड कर दूंगा, कल आप कर लेना। आई एम रियली रियली सॉरी, बिल्कुल दिमाग से निकल गई मेरे बात। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। स्वाति गुप्ता गुड इवनिंग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट कर रहे हैं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कोशिश होगी हमारी 3 या 4 सेशन में ओवर करने की। और पिछले जो 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो भी हम जैसा कि कर ही रहे हैं, हर चैप्टर के जो रिसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। हालांकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मोस्टली आप लोगों को आता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे एग्जामिनेशन में तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। यानी कि पिछले तीनों अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस, इसमें गुडविल में से क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर को थोड़ा और ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये इजी चैप्टर भी है और अगर इस पे आपकी कमांड है तो आप आसानी से फिर इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और जो भी आपके पास पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह वो लेकर के आप बैठ जाएं। हो सकता है आपको कुछ लिखना भी पड़े। खैर अब स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सारे लोग तकरीबन आ चुके हैं, करेक्ट? कोई बात नहीं, कल जब नोट्स आपके पास आएंगे तो आपको उस पर मिल जाएंगे। प्रदीप बहेरा, डोंट वरी अबाउट दैट। करेक्ट, कल मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट डाल दूंगा। आज मैं नहीं डाल पाया, मेरे को याद नहीं रहा, तो कल आप वो नोट्स देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कॉन्सेप्चुअलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेन पॉइंट ये है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मैंने कहा ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आपको ये अच्छी तरह आते हैं और इसमें से फ्रीक्वेंसी से साथ क्वेश्चन ऑफ रिसेंट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों चैप्टर पे आपका अच्छा कमांड हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहले तो आप, ये इकलौता अकाउंट्स में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कभी भी अकाउंट्स नहीं बनते हैं। कभी आपने नोट करा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अकाउंट्स, क्या हम इसमें कोई अकाउंट्स बनाते हैं? हम कभी भी इसमें अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हम कभी भी अकाउंट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली अकाउंट से डील ही नहीं करता है। ये चैप्टर डील करता है वैल्यूएशन से। और आपको मालूम है कि वैल्यूएशन, किसी भी चीज को जब हम वैल्यू करते हैं तो वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, वो हमारी नीड्स पर, हमारी जरूरत पर आधारित होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग है किसी पर्टिकुलर इलाके में। मिस्टर ए की निगाहों में हो सकता है इस बिल्डिंग की कीमत 100 लाख रुपए की हो, करेक्ट? क्योंकि उसको बिल्डिंग जिस लोकेशन में चाहिए, ये बिल्डिंग उसी लोकेशन में है और उसको जिस जरूरत के लिए चाहिए उस पर्पस को ये बिल्डिंग सॉल्व करती है। यानी कि ये बिल्डिंग इसकी नीड्स को पूरा करती है, तो इसलिए इसकी निगाहों में इसकी वैल्यू 100 लाख की है। लेकिन एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि कोई मिस्टर बी नाम का आदमी है, लेकिन उसको जरूरत है एक बिल्डिंग की, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उसको कमर्शियल पर्पस की जरूरत नहीं है। और उसने देखा ये बिल्डिंग तो कमर्शियल इलाके में है, तो यहां रह करके मैं क्या करूंगा? तो इसका मतलब इस बिल्डिंग की हो सकता है वैल्यू मिस्टर बी की निगाहों में मुश्किल से लेट अस से 50 लाख, 30 लाख, इस तरह की वैल्यू हो। वैल्यू हमेशा हमारी नीड्स पर डिपेंड करती है। कई बार मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में इस तरह का एग्जाम्पल भी देता हूं कि मान लेते हैं कि कोई आदमी है, काफी दिनों से वो रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, करेक्ट? और उसको बड़ी तेज पानी की प्यास लगी है। अब आपको मालूम है वैसे तो पानी की अहमियत, पानी की एक बोतल 10 रुपए में भी मिल जाती है, 5 रुपए में भी, 20 रुपए में भी। लेकिन आप रेगिस्तान जैसे इलाके में हैं, 2-3 दिन से आपको पानी नहीं मिला है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अचानक नजर आ जाए कोई आदमी जिसके पास बहुत सारी पानी की बोतलें हैं, तो उस केस में अगर वो आदमी आपसे आपका गोल्ड और सोना भी मांगेगा तो आपको देने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि आपकी नीड वहां पर ऐसी है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर की मैं बार बार बात कर रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, बेसिकली ये अकाउंटिंग से कम और वैल्यूएशन से ज्यादा डील करता है। और किसी भी चीज की जब हम वैल्यू करते हैं तो वैल्यू
अलग अलग लोगों की निगाहों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी नीड्स पर और हमारी जरूरत पर। यही कारण है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अधिकतर आपने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन को अगर 3 लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है तीनों के अलग अलग आंसर्स भी आए, क्योंकि इसमें कई तरह की एजम्पशंस ली जाती हैं, कई तरह की प्रेजम्पशंस ली जाती हैं। तो इसमें कोई बेसिकली फिक्स रूल नहीं होते जिसकी वजह से आंसर जो है डिफरेंट आ सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा हमारी कोशिश ये होगी कि इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है, बहुत स्ट्रांग हो और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। लेट्स हैव ए लुक। इससे पहले भी आपने, और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी अकाउंटिंग जर्नी की बिगनिंग से लेकर के जब तक आपका अकाउंटिंग का सफर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत आपको हर लम्हा, हर पल और हर समय होगी। करेक्ट। इससे पहले के लेवल पे भी आपने गुडविल कई तरीके से कंप्यूट करी। आपको मालूम है, एक आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कंप्यूट करा करते थे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसमें आप एवरेज प्रॉफिट लेते थे, पिछले 2-3 साल के जो प्रॉफिट है उनकी एवरेज लेते थे, उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाइड कर देते थे। इजंट इट और नॉट? तो एक तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कंप्यूट करा करते थे। फिर आपको याद होगा कि एक आप कुछ सुपर प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल कंप्यूट करते थे। सुपर प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल को कंप्यूट करने के लिए आप क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे, यह समझने के लिए 1 मिनट के लिए आप यहां देखो। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, केवल जो भी टाइम लगता है वो पहले सेशन में लगता है, लेकिन उसके बाद के सेशन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करने की आदत है। मान लेते हैं मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कोई फर्म है, और इस फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख रुपए की इस फर्म की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, मान लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भी क्या मतलब होता है? मान लेते हैं जो हमारी फर्म है वो कंप्यूटर के बिजनेस में है। आपको मालूम है कि सारी कंप्यूटर की फर्म को हम मिला दे तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री। सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिला दे तो उनको हम क्या कह सकते हैं? फिल्म इंडस्ट्री। तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ फर्म विच आर इन द सेम लाइन ऑफ ट्रेड। तो ये फर्म कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के बिजनेस में है। और जब मैं कह रहा हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका मतलब जितनी भी फर्म्स हैं कंप्यूटर लाइन के बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में नॉर्मली 10% इनका प्रॉफिट होता है। 100 रुपए की कैपिटल पे 10% का रिटर्न इनको मिलता है। हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो फर्म है इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1 लाख रुपए मान लिया, और मैंने कहा कि आप मुझे गुडविल कंप्यूट करके बताओ सुपर प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, लेट अस से एट 3 years ऑफ परचेज। मैंने कहा 3 years ऑफ परचेज के आधार पर आप मुझे फर्म की गुडविल कंप्यूट करके बताओ। आप भी बोलोगे सर आप हमारी काबिलियत पे इतना शक क्यों करते हो, हम आपको 1 सेकंड में फर्म की गुडविल कंप्यूट करके दिखाते हैं। बताओ फिर जल्दी से फर्म की गुडविल क्या होनी चाहिए। जब आप सुपर प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल इससे पहले के लेवल पे आप कंप्यूट करा करते थे, आप क्या करते थे? सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आप लिखा करते थे। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब है जिस फर्म की हम गुडविल कंप्यूट कर रहे हैं उसने हकीकत में एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमाया। फिर इस एक्चुअल प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करा करते थे, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के लिए आप क्या करा करते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करा करते थे। याद आया आपको? और कैपिटल एम्प्लॉयड का यहां मतलब होता है जिस फर्म की हम गुडविल कंप्यूट कर रहे हैं उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने तुम्हें लिखाई हुई है कि इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए की है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 80,000 रुपए ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है कि नॉर्मली इस इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म्स हैं वो जब 8 लाख की कैपिटल लगाती हैं, जब दूसरी फर्म से, तो 10% के हिसाब से उनका रिटर्न केवल 80,000 का होता है, जबकि हम लोग 8 लाख की कैपिटल लगा करके एक्चुअली में 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी सुपीरियरिटी दूसरी फर्म के मुकाबले 20,000 की प्रॉफिट को अर्न करने की है। इसी को आप सुपर प्रॉफिट कहा करते थे। और फिर जो भी ईयर्स ऑफ परचेस होता है, जो भी ईयर्स ऑफ परचेस होता है उससे आप मल्टीप्लाइड कर देंगे। शायद मैंने ईयर्स ऑफ परचेस 3 लिया था, तो आपकी फर्म की गुडविल 60,000 आ जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है,
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ तंग नहीं करना चाहता, लेकिन इसका यूज मैं अभी आगे करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि ईयर्स ऑफ परचेज से हम मल्टीप्लाइड करते हैं। तुमने कई बार इससे पहले पार्टनरशिप फॉर्म करी होगी। मान लेते हैं ए और बी की ये फर्म है और इसमें ये किसी पार्टनर सी को एडमिट करना चाहते हैं और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि गुडविल को हम वैल्यू करेंगे सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पर एट 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ये 3 ईयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है? ईयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है आप सोचे, तब तक थोड़ा समय आगे की तरफ बढ़ूं। उसके अलावा एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था, एक सुपर प्रॉफिट्स मेथड होता था, और उसके अलावा आप क्या यूज करते थे? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड कभी आपने सोचा है? आपने 1000 बार ये गुडविल करा है, आपको मालूम नहीं है। मैं कई बार ये मजाक में, कौन से बच्चे सोचते हैं शायद मैं मजाक में कहता रहता हूं, ये मजाक में नहीं, ये जमीनी हकीकत है। कल आप इंटरव्यू वगैरह जाओगे ना, एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड। एक तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका नाम कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों है उसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा। मान लो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। इसमें मैंने तुमको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, 8 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख का है, नॉर्मल रिटर्न 10% का है। अब मैं आपसे कहता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड से आप फर्म की गुडविल कंप्यूट करो। तो आपको याद होगा इससे पहले आप कैपिटलाइजेशन मेथड से जब फर्म की गुडविल कंप्यूट करते थे तो आप क्या करा करते थे? आप एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कंप्यूट करते थे। याद आया आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू? मैं अभी पूछूंगा नहीं आपसे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है, पहले तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू कंप्यूट करा करते थे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को ठीक तरीके से समझने के लिए यहां देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है। मैंने ये इमेजिनरी एग्जांपल में ये दिया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया कि नॉर्मली इस लाइन ऑफ ट्रेड में, यानी कि कंप्यूटर लाइन ऑफ ट्रेड में, नॉर्मली इस इंडस्ट्री में अगर 100 रुपए की कैपिटल लगाई जाती है तो 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यही तो मतलब हुआ। और मैंने जो इमेजिनरी केस लिया मैंने इसमें लिखा है कि हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस इंडस्ट्री में कैपिटल 100 रुपए की चाहिए। नॉर्मली ये ट्रेंड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यही मतलब है कि 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 100 रुपए की कैपिटल चाहिए। तो 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है इसको आपने मल्टीप्लाई करा, किससे करा? आपने 100 से मल्टीप्लाइड करा और 10 से डिवाइड करा, तो इससे आपको क्या पता लग गया? 10 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट वैल्यू ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपकी कैपिटल की आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है तो 8 लाख की है, तो वो 8 लाख की, लेकिन उसकी वैल्यू 10 लाख के बराबर है। क्यों है 10 लाख के बराबर? क्योंकि मार्केट में दूसरी फर्म्स को तुम्हारे बराबर यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। जो मार्केट में दूसरी फर्म है उनको तुम्हारे बराबर प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया? दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8 लाख की है, क्योंकि आप तो 1 लाख का प्रॉफिट केवल 8 लाख की कैपिटल लगा करके कमा रहे हैं और दूसरी फर्म्स को 10 लाख लगाना पड़ेगा। फिर आपको यह बताया जाता था कि ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए इसके बजाय तुम नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। देखो एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तुम ऐसे करता 10 लाख आ जाती है। ये मैंने समझाने के लिए बताया। अब इसमें से मैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूंगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है? 8 लाख की है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में हमारी गुडविल 2 लाख की आ गई। अब मैं तुमसे ये कह रहा था, मेरा पर्पस ये बताना नहीं है कि ये मेथड में स्टेप्स क्या होते हैं, तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मैं जो तुम्हारे दिमाग में चीजें लाना चाहता हूं वो क्या लाना चाहता हूं, ध्यान से नोट करें। कैपिटलाइजेशन मेथड, पहले तो अकाउंट्स में लिटरल इंग्लिश में कैपिटलाइज का क्या मतलब है? आजकल तो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, कमेंट्री तुम सुनते होगे कि बॉलर डिलीवर्ड ए लूज बॉल एंड बैट्समैन कैपिटलाइज्ड अपॉन इट एंड स्कोर्ड ए बाउंड्री। क्या मतलब हुआ? कैपिटलाइज का मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन।
कैपिटलाइज करना, किसी सिचुएशन को अपने एडवांटेज में ढाल लेना कैपिटलाइजेशन कहलाता है। क्योंकि इन तीनों मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में और कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर मैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल हमेशा ज्यादा आती है, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि जब किसी फर्म की गुडविल वैल्यू करी जाएगी तो जिनकी फर्म होती है वो इंसिस्ट करेंगे कि हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कंप्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट है, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी फर्म की गुडविल को ज्यादा दिखाने की। एक तो मैं ये पॉइंट इसमें बताना चाह रहा था। अब जो मेन पॉइंट मैंने तुम्हें बताना चाहता हूं, इससे पहले के लेवल पे तुमने देखा था कि हम इस तरह के वर्ड एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह यूज करते थे, लेकिन अब इस लेवल पे हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गुडविल को वैल्यू करते वक्त सबसे पहले मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करना है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इज इट क्लियर टू यू? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का भी एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी मैं अभी क्लियर करता हूं, लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करा जाता है ये आप देखें। मान लेते हैं कि ए और बी नाम के, सिंप्लिसिटी के लिए कोई फर्म है या कोई कंपनी है, कुछ भी मान लो, मैसेज ए और बी की मान लेते हैं कोई फर्म है। पिछले 4 साल का उनका ये प्रॉफिट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये मैंने क्रॉस करा है, फिगर्स नहीं लिखी है, करेक्ट। इन सबका मैं टोटल कर दूं तो ये क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। सबसे बड़ी बात और सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, जब मैं टोटल प्रॉफिट कंप्यूट करता हूं तो टोटल प्रॉफिट का भी क्या मतलब है, या जो मैं ये प्रॉफिट लिख रहा हूं इन प्रॉफिट का भी क्या मतलब है। यानी कि टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि हर तरीके के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद का प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया। अब ये जो टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया, इसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करते हैं। हम एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करेंगे, क्यों करेंगे? मान लो मेरी फर्म है, मैं अपनी फर्म की गुडविल कंप्यूट करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी फर्म को बेचना चाह रहा हूं। आपको मालूम है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मर्जर के टाइम पर, सेल के टाइम पर। तो ये कुछ केसेस होते हैं, खासतौर से जब कोई एंटिटी या कंपनी अपना बिजनेस बेचती है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। मान लेते हैं ये मेरी फर्म है और मैं इसको बेचना चाहता हूं। जिस पार्टी को मैं बिजनेस बेच रहा हूं तो उसको मैंने ये बताया, भाई ये जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट हैं, इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एबनॉर्मल लॉस हैं। और एबनॉर्मल लॉस हैं यानी कि बार बार होने वाले लॉस नहीं है। यानी कि अगर आप मेरे बिजनेस को खरीदते हैं और एहतियात बरतते हैं तो आपको ये लॉसेस नहीं होंगे। तो इसलिए इन एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करके देखा जाए कि मेरे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। कहने का मतलब है मैं एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करूंगा, और लेकिन एट द सेम टाइम खरीदने वाला भी ये कह सकता है कि भाई आपके जो पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट हैं इनमें कुछ एबनॉर्मल गेन भी शामिल है। ये एबनॉर्मल गेन आपको तो हो गए क्योंकि ये एबनॉर्मल नेचर के हैं, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि ये गेन मेरे को भी होंगे। तो यही वजह है कि एबनॉर्मल गेन को माइनस करा जाएगा। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जैसे कि डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह, तो इसको भी माइनस करा जाएगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस ऐड करे जाएंगे, एबनॉर्मल गेन और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करे जाएंगे। पर्पस क्या होता है? जब दो पार्टी गुडविल की वैल्यूएशन करती हैं, एक सेलिंग पार्टी और एक परचेसिंग पार्टी, बेसिक मकसद यह होता है कि हम यह देखना चाहते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इस फर्म की, इस एंटिटी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। यानी कि हमने एबनॉर्मल एलिमेंट हटा दिए तो अब जो भी बच गया वो नॉर्मल प्रॉफिट बच गया। तो ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पास आएगा उसको मैं बोलूंगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट का भी क्या मतलब हो गया? बेसिकली टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, जितने सालों के प्रॉफिट हमने लिए हैं, जैसे कि इस केस में मैंने 1, 2, 3, 4 4 साल के प्रॉफिट लिए हैं, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। कोई आपसे पूछे कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है कि पिछले 4 सालों में ऑन एन एवरेज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया। एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट मींस बेसिकली पर ईयर एवरेज प्रॉफिट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये प्रॉफिट तो हमारा पास्ट का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तो हमने पास्ट में कमाया है। अब खरीदने वाला तो थोड़ा फ्यूचर को भी देखेगा ना, वो हमारे बिजनेस को ले रहा है तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि मेरे बिजनेस की कैपेसिटी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करने की है। तो यही वजह है कि जब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा तो अगर कोई फ्यूचर गेन होगा तो उसको ऐड करा जाएगा, कोई फ्यूचर लॉस होगा तो उसको माइनस करा जाएगा। कोई फ्यूचर गेन होगा, जैसे कि मैं आज अपना बिजनेस बेच रहा हूं तो मैंने जिसको बिजनेस बेचा मैंने उसको कहा कि भाई फ्यूचर में इस तरह के गेन होने की संभावना है कि जो रॉ मटेरियल हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो सकती है, उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको यह फायदा होगा, तो इसलिए फ्यूचर का प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए इसको ऐड करा जाए। अब बेचने वाला भी कह सकता है कि भाई हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़े, या मुझे फ्यूचर में कुछ नए एसेट्स खरीदने पड़े, या कुछ लैपटॉप कंप्यूटर्स खरीदने पड़े, यानी कि फ्यूचर में मेरे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि आपने नहीं करे हैं लेकिन फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए मुझे करने पड़ सकते हैं, तो उस लॉसेस को माइनस भी करा जाए। एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब यह होता है जैसे कि मेरी फर्म है, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, मान लेते हैं मैं मिस्टर ए नाम के आदमी को यह बिजनेस बेच रहा हूं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए अभी कहीं एम्प्लॉयड है और जहां की उसको सालाना 1,20,000 रुपीज सैलरी के मिल रहे हैं, 1,21 साल की उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर वो मेरे बिजनेस को खरीद लेगा तो वो इस जॉब में नहीं रहेगा, इसका मतलब उसका 1,20,000 का नुकसान हो जाएगा। यानी कि मेरे बिजनेस को खरीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1,20,000 का लॉस, क्योंकि उसका जो जॉब है वो उसका छूट जाएगा, उसको सारा ध्यान बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो खरीदने वाला अपना अपॉर्चुनिटी लॉस भी माइनस करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक चीज मैं तुम्हें कहना भूल गया शुरू में, ये जो भी प्रॉफिट हमने लेने हैं टोटल प्रॉफिट, ये बिफोर टैक्स लेने हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां तक मैंने कहा, फिर ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन ये बिफोर टैक्स आता है। और उसके अलावा जो भी टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट फिर हम माइनस करेंगे, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है कि हमारा ये बिजनेस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन सस्टेन कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करने का आर्ट आना चाहिए, जो कि कोई उतना मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको फिर ला रहा हूं, आप इससे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब सॉल्व करते थे तो आप एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज करते थे। अब आपने क्या करना है, जहां आप एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट लिखते थे उसकी जगह फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लिख देंगे। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो मेरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। अभी अभी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट्स के बारे में बताया। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में आप, अभी मैंने बताया एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट लेते थे, अब उसकी जगह पर आप यहां पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे आप कंप्यूट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस करके सुपर प्रॉफिट आएगा, ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाइड करेंगे, आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में अभी मैंने बताया कैपिटलाइज्ड वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, करेक्ट। तो अब जहां एवरेज प्रॉफिट है उसकी जगह एफएमपी आ जाएगा, एफएमपी को आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, उसमें से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके गुडविल हासिल कर सकते हैं। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तुमने देखा खास तौर से कैपिटलाइजेशन मेथड में और सुपर प्रॉफिट्स मेथड में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट बार बार फेस करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कैसे करते हैं गुडविल में, ये आपको पहले अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। मैंने देखा यहां पर बहुत सारे बच्चे इतनी गलतियां करते हैं कि मैं क्या बताऊं। ध्यान से इस चार्ट को देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने के लिए मैं जनरली कैसे बच्चों को बताता हूं, एसेट साइड मैंने लिखा, ये एसेट साइड लिखा है, जैसे बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है, मैंने एसेट्स नहीं लिखा, एसेट साइड। अब मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो है एसेट और दूसरा है वैल्यूलेस एसेट। यानी कि एसेट साइड में दो तरीके के आइटम होते हैं समझने के लिए, एक तो एसेट्स होते हैं, एक वैल्यूलेस एसेट होते हैं। वैल्यूलेस एसेट की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। वैल्यूलेस एसेट्स अस्तित्वहीन एसेट होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये रियल सेंस में एसेट होते ही नहीं है।
इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इनमें डेबिट बैलेंसेस बच जाते हैं, इसलिए हमें इनको एसेट साइड की तरफ दिखाने पर मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब वैल्यूलेस एसेट है। तो वैल्यूलेस एसेट का तो कोई काम ही नहीं है, यानी कि जब भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा, वैल्यूलेस एसेट में कभी भी कंसीडर नहीं करूंगा। अब एसेट साइड में जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स को भी सिंप्लिसिटी के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट। जितने भी एसेट्स होते हैं मैंने कहा उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब कई बच्चों को ये मालूम नहीं होता, या हम लोगों का ध्यान इस तरफ उतना जाता नहीं है, और यही चीजें फिर बाद में बड़ा तंग करती हैं। जो टेंजिबल एसेट होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब टेंजिबल एसेट है। वो भी 2 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं? जाहिर है ऑपरेटिंग का मतलब है ऐसे एसेट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, जो भी हैं, दुनिया भर के एसेट जो हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट का मतलब है ये हमारे एसेट तो हैं, लेकिन हम इनको बिजनेस की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट कैसे? जैसे कि वैल्यू, वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये तो कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है ना, तो इसको थोड़ी मैं यूज कर पा रहा हूं। कोई एसेट जो हमने सेल करने के लिए लिया हुआ है, जैसे कि प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर सेल, ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त आप कभी भी नॉन ऑपरेटिंग एसेट को नहीं लेंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ गुडविल के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ये जो सारा डिस्कशन मैं कर रहा हूं गुडविल के कॉन्सेप्ट में कर रहा हूं। नॉर्मली अकाउंट्स में जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं, कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं गुडविल के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, क्योंकि गुडविल के कॉन्सेप्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त हम नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास चाय भी आ गई है। आपको मालूम ही है आजकल थोड़ा गला मेरा, ठीक है, वॉइस भी आपको लगी रही होगी। खैर एनीवे, मेन चीज चल रही थी गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट करी जाती है। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ पहले बस आपने ध्यान ये रखना है कि एसेट को लेना है, लेकिन एसेट्स में कौन से एसेट को नहीं लेना है। नॉन ऑपरेटिंग, अब आपको नॉन ऑपरेटिंग का मतलब पता लग गया। अच्छा जी, फिर मैंने बताया एसेट साइड में दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल। अब जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गुडविल, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, सबको मालूम है। और उसके अलावा अदर इंटेंजिबल एसेट, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, लाइसेंसेस हैं, करेक्ट, फ्रेंचाइजे हैं, ये सारे के सारे भी इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल की वैल्यूएशन करते वक्त, गुडविल के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त, गुडविल के अंदर जब भी मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते वक्त जब भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा तो कभी भी गुडविल को नहीं लूंगा। यानी कि अब आपने क्या नोट करा, एसेट साइड में एक तो नॉन ऑपरेटिंग एसेट आप कंसीडर नहीं करेंगे, गुडविल को भी आपने कंसीडर नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन जो बाकी ये जो हैं दूसरे, मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट, वो आप लेंगे। आप सिर्फ ध्यान उस पर दें कि जो नहीं लेना है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट नहीं लेंगे, गुडविल को नहीं लेंगे। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की एसेट साइड में तीसरी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट की बच गई। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कब ट्रेडिंग और कब नॉन ट्रेडिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग होती है, लेकिन आपको यह नहीं पता लगता कि कब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है और नॉन ट्रेडिंग। और यह जानना खास तौर से गुडविल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहले तो पॉइंट आपको यह समझना है कि जब मैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, जब भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा, 1 नॉन ऑपरेटिंग एसेट में नहीं लूंगा, 2 गुडविल नहीं लूंगा, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ता हूं।
यहां तक जो मैंने अभी तक समझाया है वो क्लियर है? यहां तक थिंग्स आर क्लियर और नॉट? मिसेस, आंसर्स लेट क्यों आ रहे हैं? चलो ठीक है, अब आने शुरू हो गए। मुझे लगा कि शायद मैसेज बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग होती है, कब नॉन ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में क्लियर अंदाज में दिया नहीं होता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लें। मान लेते हैं किसी फर्म की बैलेंस शीट है, और ये भी पॉइंट मैंने कई बार देखा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब इंटरव्यू लेती हैं, मैंने क्या क्या पॉइंट आपको आज आप याद नहीं रखोगे, लेकिन आप में से कल अगर कोई किसी बड़ी कंपनी में या अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में अचानक पे पूछे जाते हैं। एक मैंने अभी कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से अब ये जो पॉइंट है, बताओ ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और जो भी फिगर अपने मन से डाल लो। बताओ ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग, ये आपको बताना है। अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग, आप कैसे बताओगे? ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है? हाँ, क्लियर सबको है? स्वाति तुम्बे, क्लियर सबको है? अब ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट जो है ये ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है? अखिल अग्रवाल ने बोला है कि ये नॉन ट्रेडिंग है। अखिल अग्रवाल ने कहा कि नॉन ट्रेडिंग है। विशाल ने भी कहा कि ये नॉन ट्रेडिंग है। आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, जिन लोगों ने हमारा कोर्स खरीदा हुआ है? क्या आप सबने कोर्स लिया हुआ है हमारा, या आप सिर्फ यही लेक्चर्स देख रहे हैं? चलो ये पॉइंट तो बाद में बताना, अब मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। विशाल और अखिल अग्रवाल, तुमने बोला ये नॉन ट्रेडिंग है, नौशाद खान ने भी बोला नॉन ट्रेडिंग है, और परेश गद्यानवर, अगर मैंने ठीक प्रोनाउंस कराया, उन्होंने बड़े स्टाइलिश अंदाज में आंसर दे दिया, दोनों हैं। भाई इतना डिप्लोमेटिक नहीं होना है। अगर एग्जामिनर भी तुम्हें मार्क्स दे दे कि तुम दोनों चीज हो, पी और एफ, समझ में आ गया, पास और फेल, तो कैसा होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। आंसर डिप्लोमेटिक नहीं देना। खैर, इन्वेस्टमेंट्स, अब आप मुझे बताएं। अब स्वाति दुबे ने कहा कि इफ नथिंग इज गिवन देन इसको हम नॉन ट्रेडिंग लेंगे। अब आपको, ठीक है, आप लोगों के आंसर, अब मेरे मैं यही पूछना चाह रहा था कि रीजन भी बताएं। ठीक है, आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं, ध्यान से सुने। कभी भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी जाती हैं तो वो हमेशा नॉन ट्रेडिंग होंगी, हमेशा नॉन ट्रेडिंग होंगी। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट में कभी भी इन्वेस्टमेंट लिखी गई हो और उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हो, तो हमेशा आप प्रज्यूम करेंगे कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। पहले तो इसको नॉन ट्रेडिंग क्यों माना जाता है? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारी एंटिटी ने किसी दूसरी एंटिटी के इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो हमारी कंपनी का पैसा तो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको नॉन ट्रेडिंग माना जाता है, क्योंकि हमारी जो ये एसेट तो है, लेकिन पैसा हमारे बिजनेस में तो डिप्लॉय हो ही नहीं रहा, पैसा तो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब कभी भी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हो तो उसको आपने नॉन ट्रेडिंग ट्रीट करना है। अब मेरा दूसरा पॉइंट है, अब की बार भी मैंने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा, और बताओ मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बताओ अब की बार इन्वेस्टमेंट क्या है? अब की बार इन्वेस्टमेंट, चिंता मत करो, मैं तो 3 क्लास में मैंने कहा है तो मैं 3 या 4 में फिनिश कर दूंगा जो मैंने कहा, आप चिंता मत करें, वो मेरा हेडेक है और मैं पूरा फुल फ्लेड्स कराऊंगा। तुमने देखा होगा हम ये नहीं कराते हैं कि बोलते कि सिर्फ 3 क्वेश्चन वो जो एग्जामिनेशन के आए हैं वो करा दें, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। फुल फ्लेड जैसे नॉर्मल क्लास में कराते हैं वैसे ही कराएंगे। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि अब की बार जो मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब की बार में इसको क्या लूं, ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग? अब की बार में इसको क्या कंसीडर करूं, ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग? देखो, जो अगर आप पास्ट 3 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे ना, तो उन तीनों क्वेश्चन पेपर्स में इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कंप्यूट करनी थी और ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग की वजह से कई बच्चे गलत कर जाते हैं। अब की बार जो आंसर आया, उपेंद्र राजभर ने कहा कि अब की बार भी ये नॉन ट्रेडिंग है। नौशाद खान ने कहा है कि अब की बार ट्रेडिंग है। नौशाद खान, ये गलत आंसर है, आंसर अभी भी ये नॉन ट्रेडिंग है अभी तो। और विवेक लंबट्टा, तुम्हारा भी आंसर गलत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर बैलेंस शीट पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी रहती है और उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं लिखा रहता तो वो नॉन ट्रेडिंग होती है। अब आपने सोचा यहां ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है तो ये ट्रेडिंग होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कि हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में। तो यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा हुआ है कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा है, तो ये नॉन ट्रेडिंग है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेडिंग होंगी। अब आपको सिर्फ मालूम यह होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कब हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कब हो सकती है, यहां ध्यान दो। मैंने ये ब्रैकेट में, यहां मैंने अब की बार इन्वेस्टमेंट लिखा और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। या मैं ऐसे भी लिख सकता था, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब की बार जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब की बार जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेरा पर्पस ये है कि उससे मैं अपनी किसी बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, जो है फाइनेंस करना चाहता हूं। जैसे कि यहां इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होगा उससे मैं अपने डिवेंचर को रिडीम करने में यूज करूंगा, या मैं अपने प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करने में यूज करूंगा। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के आगे, तो अब मैंने ये बता दिया तुम लोगों को आंसर, ठीक है? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, बात ये नहीं चल रही कि शॉर्ट टर्म है नॉट या लॉन्ग टर्म है, यहां पहले तो ये बात ही नहीं चल रही है। नौशाद खान, तुम लोग अल्फाजों पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करी है। तो ध्यान ये रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है कब ट्रेडिंग और कब नॉन ट्रेडिंग होगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यूएशन कम करते वक्त जब भी हम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करेंगे, तो यहां ध्यान दे, मैंने लिखा है हम सारे एसेट्स लेंगे, लेकिन हम गुडविल को नहीं लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को नहीं लेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल अकाउंटिंग में, यानी कि गुडविल को छोड़ के मैं अकाउंट्स में कभी भी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूं, तो मैं ये सारे एसेट्स लूंगा, इवन गुडविल भी लूंगा, इवन नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी लूंगा, इवन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी लूंगा। बात समझ में आ गई? सिर्फ गुडविल के केस में। अब आप बोलोगे सर गुडविल के केस में ही ये रूल क्यों बना दिया? वो इसलिए क्योंकि गुडविल जो है वो प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट ऑपरेशनल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए गुडविल के केस में ये रूल बनाए गए हैं। तो गुडविल के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त गुडविल को नहीं लेना है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को नहीं लेना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर में कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा तो मैं ये सारी चीजें लूंगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ठीक है। अब ये एसेट्स वाली चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा कि जहां तक लायबिलिटी साइड का सवाल है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लायबिलिटी। अब कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला करके इक्विटी कहलाती है, यानी कि इक्विटी को छोड़ करके जो बच गया वो लायबिलिटी होती है। तो जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा तो सारे एसेट्स लूंगा सिवाय गुडविल के, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के, और लायबिलिटीज में अपनी माइनस करूंगा, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट, अब उसके बाद नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर तुम्हें दे देगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स कंप्यूट करते समय या तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे
या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे ये मैसेज भी करते हैं कई बार, सर समझ नहीं आता कब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है और कब कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाइड करते हैं। अब या तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लूंगा या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लूंगा, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई अप्लाई करने के बाद मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन कब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, कब कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, ध्यान से सुन ले, एक ही बारी में सुन ले, बार बार अब मैं ये नहीं बताऊंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हमेशा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि बैलेंस शीट की डेट, बैलेंस शीट हमें दी होती है, बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आप सिंपली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं, या फिर अगर आपका मन कर रहा है तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं। उस वक्त ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपकी चॉइस है। इज इट क्लियर टू यू? उसमें आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जाहिर है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेना पसंद करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा यहां आपकी मर्जी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दी हुई है, अगर मान लो क्वेश्चन ही ये कह देता है या कुछ ऐसा इशारा कर देता है जिससे हमें यह लगता है कि अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही यहां पर यूज करनी है, जैसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस केस में फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, फिर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेंगे। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड होगा तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने का आर्ट मालूम होना चाहिए। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट करते हैं, उसमें 3 वेरिएशंस हैं, 3 ऑल्टरनेटिव हैं, और ये इसी प्रायोरिटी में यूज होने चाहिए। जैसे कि आपको कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करनी है, करेक्ट बेटा, अभी तो मैंने इन चीजों की कोई बात नहीं करी ना, प्रॉफिट्स इन ट्रेंड या वो तो अभी आगे आएगी चर्चा। अभी जो बात कर रहा हूं तुम उस तरफ ध्यान दो ना, पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी मैंने कहीं बातचीत मैंने अभी करी नहीं प्रॉफिट्स इन ट्रेंड की। परेश तुम ये कहां से पॉइंट लेकर के आ गए? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज चल रही है और तुम लेक्चर की शुरुआती क्षणों को नहीं देखना चाहते। कई बार समस्या ये होती है, बच्चे क्या चाहते हैं कि बस जो 3 क्वेश्चन आए उनको करा दिया जाए। उस पॉइंट पर भी हम पहुंचेंगे जब हम इतनी बेसिक, क्या ये सारी चीजें इससे पहले तुम्हें मालूम थी? कैपिटल एम्प्लॉयड, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, ये सब चीजों के बारे में नहीं मालूम था, मुझे मालूम है। खैर, अब यहां पर ध्यान दें, मैंने कहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि मैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंप्यूट, ओसीई का मतलब है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, सीसीई का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय 2। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चन में तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में तो तुम्हें करंट ईयर की ही बैलेंस शीट मिलेगी, करेक्ट? ऐसा नहीं होता क्वेश्चन में कि तुम्हें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी दे। अगर लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट दी हुई है तब तो तुम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हो, उसको 2 से डिवाइड करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि इस वाले तरीके से या इस वाले तरीके को मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट हमें कभी भी गिवन नहीं होती है। इसका मतलब ये वाला तरीका है तो सबसे बेस्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर दूसरा तरीका, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए फिर दूसरा तरीका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, सीसीई का मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअली ध्यान से मेरी बात को सुनो, सपोज कोई एंटिटी है, करेक्ट? इस एंटिटी की बिगनिंग की कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं 300 की है, बिगनिंग की कैपिटल एम्प्लॉयड 300 की है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और ईयर के एंड में इनकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 700 की है। कितने की है? 700 की है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाले तरीके से मुझे कंप्यूट करके बताओ तो आप मुझे बता देंगे भाई ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 300, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 700 डिवाइड बाई 2, तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500, यानी कि मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 500 हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को सेकंड वाली वेरिएशन से कंप्यूट करके बताओ, सेकंड वाली वेरिएशन का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
अब आप बोलोगे सर ये तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरी ओपनिंग कैपिटल 300 है और क्लोजिंग अगर 700 है, तो इसका सीधा सा मतलब है हमने इस साल 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अरे इसका ये मतलब हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट इस साल 400 रुपए का हुआ। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 700 की है। अब 1/2 ऑफ, बिकॉज यहां प्रॉफिट में कुछ एडजस्ट करने के लिए नहीं है, तो 400 को ही हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लेंगे। तो 1/2 ऑफ 400, आपने देखा 700 में से मैं माइनस करूं 200, अभी भी ये 500 आ गई। कहने मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली फर्स्ट वेरिएशन और सेकंड वेरिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं फर्स्ट वेरिएशन को यूज नहीं कर सकता, तो फिर मुझे यही वेरिएशन, और सबसे ज्यादा यही वेरिएशन यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट इसके है। ये नहीं कह रहा कि देखो ये तो इत्तेफाक तो नहीं, क्योंकि इसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी थी, इसलिए वो सेम आ गई। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों से एब्सोल्युटली सेम आएगी, लेकिन इस वेरिएशन में और इस वेरिएशन से बहुत कम डिफरेंस आता है। कहने का मतलब है कि अगर आप पहली वाली प्रायोरिटी को यूज नहीं कर सकते, तो फिर सेकंड वेरिएशन को आपको यूज करना पड़ेगा। और इत्तेफाकन अगर क्वेश्चन में आपके पास कभी कभी क्या होता है, देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास तब आएगा जब हमें एक से ज्यादा सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, करेक्ट। उसकी एवरेज लेकर के, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें फिर फ्यूचर एक्सपेंसेस लॉसेस एडजस्ट करने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साल का प्रॉफिट दिया होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। और जो करंट ईयर के प्रॉफिट हम लेंगे वो हमेशा आफ्टर टैक्स होने चाहिए। 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? ये बेसिक चीजें पहले आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये बेसिक चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जरा मैं भी देखूं कि कितनी क्लियर हुई हैं, और कितनी क्लियर हुई हैं इसको भी देखने के लिए डायरेक्टली आपके पास नोट्स हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर निकाल लें। नोट्स आप ईमानदारी से बताना आपके पास है या नहीं है, खाली मैं कराऊं उसका कोई फायदा नहीं है ना ऐसे। लीजिए जी, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से पहले स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 10, आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में कराने के लिए 10 से कर रहे हो? जिनके पास मेरे रेगुलर बैच, जिन्होंने हमारे रेगुलर कोर्स खरीदे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि मैं इसी तरीके से कराता हूं, करेक्ट। ध्यान से देखें, इसमें क्या कह रहे हैं कि मिस्टर 20 नाम का एक आदमी है। कौन है? मिस्टर 20 नाम का। उसने एक बिजनेस खरीदा। किससे खरीदा? मिस्टर 60 से खरीदा। मिस्टर 20 ने मिस्टर 60 से खरीदा। 60 जो है बेचने वाली पार्टी है, खरीदने वाली पार्टी मिस्टर 20 है। प्रॉफिट अर्न बाय द सेलर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स वर एज फॉलोज। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले 4 सालों में जो सेलर है उसने कितने प्रॉफिट कमाए, करेक्ट। ये उसके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। फिर तुम्हें दिया हुआ है कि सेलर ने ये भी बताया, बेचने वाले को ये बताया, उसने कहा कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर 3 वर अफेक्टेड बाय ए लॉस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 20,000 ड्यू टू फायर। अब जो बेचने वाला व्यक्ति था, जिसकी उम्र 60 साल की है, उसने ये बताया भाई जो तीसरे साल के प्रॉफिट है ना, इस साल के प्रॉफिट तुम्हें कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस साल मुझे एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस है, बार बार होने वाला लॉस नहीं है। तो ये मिस्टर 60 ने 20 को बताया। लेकिन उसने आगे एक कहानी ये भी बताई, ये एक नया पॉइंट है। उसने कहा, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, उसने आगे ये भी बताया, ऑनेस्टी से बताया। उसने कहा कि द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड एंड इट वॉज नेसेसरी टू टेक ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। उसने बताया भाई ये एबनॉर्मल लॉस तो हो गया मुझे, लेकिन शायद ये लॉस मुझे इसलिए हुआ कि मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली थी। अगर मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती जिसका कि सालाना प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम ऑफ विच शेल अमाउंट टू 2,500, तो शायद मुझे ये लॉस नहीं होता। अब जो मिस्टर 20 है, बिकॉज वो यंग है, आप लोगों की तरफ वाइब्रेंट है, करेक्ट, इंटेलिजेंट है, तो उसने बात पकड़ ली। उसने कहा सर इसका मतलब है कि आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि ईयर 3 में 20,000 का लॉस आपको, मिस्टर 60 को, आपको यह लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जिसका कि सालाना प्रीमियम का खर्चा केवल 2,500 होता। तो मिस्टर 60 ने कहा एब्सोल्युटली। तो 20 ने कहा इसका इनडायरेक्ट मतलब यह हो गया कि मुझे यह लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी तब है
जब फ्यूचर में मैं एक खर्चा करूं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसका मतलब बाद में जब हम ये प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस तो ऐड करेंगे, लेकिन ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम है ये फ्यूचर एक्सपेंस में माइनस होगा। इज इट क्लियर टू यू? इस पॉइंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। आगे कहा गया देयर वे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ 40,000 इन ईयर 4, और बेचने वाले ने यह भी बताया कि भाई जो ईयर 4 के प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस साल मुझे कुछ नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए 40,000 के। नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन रेगुलर प्रॉफिट है, जाहिर है कि इनको हम माइनस करेंगे। अब आगे कहानी फिर क्या आ गई? आगे कहता है परचेजर वॉज अर्लियर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी ऑन ए एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको उस वक्त बताने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर 20 जो बिजनेस खरीद रहा है उसको कहीं एनुअल सैलरी मिल रही है 1,20,000 की, और लिखा ही है एंड नाउ ही विल लीव दैट जॉब। अब वो उस कंपनी के जॉब को छोड़ देगा तो जाहिर है ये 1,20,000 का उसको नुकसान होगा, ये अपॉर्चुनिटी लॉस माना जाएगा जो हम माइनस करेंगे। ना सिर्फ ये, आगे वो ये भी कह रहे हैं एंड रिप्लेस द मैनेजर हु इज एट प्रेजेंट गेटिंग 8,000 पर मंथ। अभी सिचुएशन क्या है? जिसका कि बिजनेस खरीदा जा रहा है, ये जो बिजनेस है मिस्टर 60 के पास है अभी, हो सकता है मिस्टर 60 ने अपने बिजनेस में किसी मैनेजर को रखा हो और उस मैनेजर की सैलरी 8,000 पर मंथ की है, यानी कि एक साल की सैलरी उसकी 72,000 रुपीज की है। अब जो परचेजर है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि परचेजर जिस कंपनी में एम्प्लॉयड है वो वाला जॉब तो वो छोड़ देगा, लेकिन जब परचेजर इस बिजनेस को खरीदेगा तो जो परचेजर है वो क्या सोच रहा है कि मुझे इस मैनेजर को नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इस मैनेजर को मैं रिप्लेस कर लूंगा, जो काम ये मैनेजर कर रहा था वो मैं खुद कर लूंगा। इसका मतलब है कि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसकी सेविंग्स हो गई 72,000, क्योंकि ये खर्चा उसको नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी की? हां, यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है? किसी को? $96, ये मेरे को, थैंक यू वेरी मच। 8,000 इंटू 12, ये मेरे को अखिल अग्रवाल ने बताया 96। कई बार मेरे से बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, बस बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो नोट्स होंगे उसमें वो सॉल्यूशन ठीक होंगे, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। आगे बढ़े। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मेरे बिना बताए आपको कर लेना चाहिए। आगे कहता है गुडविल ऑफ द बिजनेस इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्म की जो गुडविल है वो कहते हैं उसको वैल्यू करा गया है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कंप्यूट करने के लिए मुझे पहले चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो ये 4 साल के प्रॉफिट है पहले तो आप इनको ऐड कर लें, या आपने इनको ऐड कर लिया, ऐड करके टोटल प्रॉफिट आ गए 10,95,000। सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो तो आपने ऐड करना है, करेक्ट। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया, कोई बात नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 40,000 आप माइनस करेंगे, उसके बाद आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट आपने लिए हैं, तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या बताता है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बताता है पिछले 4 सालों में हर साल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमारी फर्म औसतन इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है या कर रही थी। अब इसमें फ्यूचर एडजस्टमेंट देखो, लॉस ऑफ सैलरी ये अपॉर्चुनिटी लॉस है, जो वो कहीं एम्प्लॉयड था अब वो 1,20,000 उसको नहीं मिलेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस मैंने माइनस करा। 96,000 सेविंग ऑफ मैनेजर सैलरी, क्योंकि जो खरीद रहा है बिजनेस वो मैनेजर को रिप्लेस कर लेगा तो उसके लिए ये सेविंग हो गई। और जो शुरू में मैंने कहा था कि मुझे एबनॉर्मल लॉस तब नहीं होगा जब मैं एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा जिसका 1 साल का प्रीमियम 2,500 होगा,
ये प्लस माइनस करके आपके पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाइड कर करके आपके पास गुडविल आ गई 7,26,750। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। 11 में क्या कह रहा है कि शीना नाम की कोई महिला है, शी इज डिजायरियस ऑफ सेलिंग हर बिजनेस टू शाहिरा। तो शीना नाम की, मैंने कहा ये जो महिला है वो अपना बिजनेस शाहिरा नाम की किसी महिला को बेचना चाहती है। शीना द फॉर्मर का मतलब शीना इज द फॉर्मर हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 पर एनम इन द पास्ट। अब की बार तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ये औसतन 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही थी। इसका मतलब अब की बार क्वेश्चन में तुम्हें सारे प्रॉफिट्स को टोटल करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस वॉसेस प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसको जैसे हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर करके फिर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते थे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हें दिया हुआ है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तुम्हें दिया ही हुआ है कि ये जो है बेचने वाली महिला, ये एक साल में प्रॉफिट 1,50,000 का अर्न कर रही थी, करेक्ट। आगे बेचने वाली शीना ने ये कहा कि इट इज कंसीडर्ड दैट सच प्रॉफिट फेयरली इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। शीना ने बेचने वाली को, खरीदने वाली लड़की को, शाहिरा को ये कहा कि भाई वैसे तो मेरा ये जो बिजनेस है, मेरा ख्याल है कि यही ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, यही ट्रेंड फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू और कल बेटा शेयर कर दिए जाएंगे, मैंने शुरू में ये बोल दिया था। कोई बात नहीं, मैच भी नहीं कर रहे तो इंस्टीट्यूट की गलती होगी, खैर वैसे तुम्हारे मैच कर जाएंगे, चिंता मत करना, कल में आ रहा है सॉल्यूशन। अब यहां पर ध्यान देखें, मैंने तुम्हें क्या कहा, इस शीना नाम की जो लड़की है, जब उसने बिजनेस बेचा उसने कहा मेरे 1,50,000 के प्रॉफिट हैं अभी तक, और मेरा ख्याल है ये प्रॉफिट फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हमें इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। एक्सेप्ट किन चीजों का? क्वेश्चन में कह रहा है कि केमिस्ट फी 10,000 चार्ज्ड अगेंस्ट सच प्रॉफिट्स विल नॉट बी पेएबल बाय शाहिरा एज शी हरसेल्फ इज एन एबल केमिस्ट एंड कैन वर्क एज सच। अभी तक जो शीना, जिसका कि बिजनेस है, जब वो अपने प्रॉफिट कंप्यूट कर रही थी तो केमिस्ट की फी 10,000 रुपए वो माइनस कर रही होगी प्रॉफिट में से, लेकिन जो शाहिरा है, जो बिजनेस खरीद रही है, उसको लगता है कि ये खर्चा उसको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद एक एबल केमिस्ट है, यानी कि केमिस्ट के खर्चा एक तरीके से खरीदने वाली के लिए सेविंग्स हो जाएंगी। तो मैं मालूम है कि जो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आता है उसमें हम फ्यूचर एडजस्टमेंट करते हैं, तो सेविंग्स इन, ये जो केमिस्ट की फी है ये तुम इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि खरीदने वाले के लिए ये फ्यूचर की सेविंग्स होंगी। इसी तरीके से अब आगे क्या कह रहा है, रेंट एट 30,000 per annum which had been paid by Sheena will not be a charge in future. Since Shahira owns her own premises and can supply the accommodation necessary for the staff and equipment, the value estimated 1,50,000. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, जो बिजनेस बेच रही है शीना, उसने अपने स्टाफ और इक्विपमेंट को रखने के लिए, कुछ स्पेस किराए पे ली हुई है, और जिसका कि किराया 30,000 रुपीज वो पे कर रही है शीना, जो कि प्रेजेंट ओनर है। और जो बिजनेस खरीद रही है, जो सेलर है, सॉरी जो बायर है, जो बिजनेस खरीद रही है, क्वेश्चन में बताया गया कि जो बिजनेस खरीद रही है वो स्टाफ और एकोमोडेशन को रखने के लिए अपनी स्पेस खरीद लेगी, और उस स्पेस की वैल्यू 1,50,000 की है। यानी कि एक तरीके से जो बायर है वो अपने स्टाफ और इक्विपमेंट को रखने के लिए स्पेस खरीद लेगी, और उस स्पेस को खरीदने के लिए उसको 1,50,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उस स्पेस को वो खरीदेगी तो उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो रेंट की भी उसकी सेविंग हो गई। अब इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो मैंने कहा कि सेविंग हो गई, यहां पर मैं ऐड करूंगा रेंट की सेविंग मैंने ऐड करी 30,000। एक तो ये फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि आपने बिजनेस में जितनी कैपिटल लगाई हुई है, उतनी कैपिटल तो मुझे लगानी पड़ेगी,
और प्लस 1,50,000 से मेरी कैपिटल और बढ़ जाएगी, यानी कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 150 से बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पेस खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1,90,000 ये मेरे पास क्या आ गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब फ्यूचर क्वेश्चन में उसने हमें क्या लिखा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, बिल्कुल लास्ट लाइन में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स फाइंड करने हैं। अब सुपर प्रॉफिट्स फाइंड करने के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स तो फाइंड कर लिए, अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने से पहले मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू एस्टिमेटेड ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सेलर अमाउंटेड टू 18,50,000। जो बिजनेस बेच रही है उसके बिजनेस के जो नेट एसेट्स हैं फिलहाल 18,50,000 के। नेट एसेट का मतलब उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड 18,50,000 है। तो लॉजिकली मुझे 18,50,000 की कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन मैं 1,50,000 का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख की हो गई ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब तुम नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हो 20 लाख का 5%, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट तुम्हारे पास कैसे आएंगे, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे कहां हमने कंप्यूट करे थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,90,000 हमने कंप्यूट करे थे, और नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख के हैं। तो 1,90,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 90,000 मेरे सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उसको 4 से मल्टीप्लाइड कर देना, आपकी फर्म की गुडविल 3,60,000 की आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ईमानदारी से अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, करेक्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर आप चाहते हो 3 सेशन में खत्म हो जाए तो खत्म होना पड़ेगा। हालांकि इस सेशन के बाद मैं 15 मिनट अभी और लूंगा, लेकिन मुझे 5 मिनट चाहिए, और आप क्वेश्चन नंबर 12 करके बताएं। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, और इसलिए कोई जाए ना, और जाएगा तो फिर आज तो क्लास उसकी बिल्कुल ये कल की क्लास अभी तक डिलीट नहीं करी है साइट वालों ने। कितनी रिक्वेस्ट मुझे करनी पड़ी तुम्हें पता नहीं। अब तुम लोग लाइव पे नहीं देखोगे तो वो लोग यही कह रहे हैं कि फिर इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, 12th आप करें फटाफट, और जब कर लें तो मुझे ईमानदारी से मुझे करके दिखाएं, और नहीं तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जिन लोगों ने ये सॉल्व करा है वो सॉल्यूशन मुझे भेजें। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, फटाफट करें और ईमानदारी से करें।
बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन विजिबल नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने नोट्स नहीं खरीदे हुए हैं, या नोट्स तुम्हारे पास नहीं है और मैं पढ़ाए जा रहा हूं, ऐसे कैसे समझ आएगा तुम लोगों को? कितने लोगों के पास नोट्स हैं अभी? वेरी बैड। नोट्स, जब तुम्हें मालूम है क्लास 1 घंटा पहले मैंने बता दिया था कि क्लास इतने बजे है, तो नोट्स के साथ आना चाहिए ना तुम लोगों को। ऐसे कैसे काम चलेगा बाबा? मैं कह रहा हूं कि रैंक प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे कैसे रैंक आ जाएगा? लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ईमानदारी से मुझे बताएं। ये जो क्लासेस आज, जिन लोगों ने भी शुरू से लेकर अभी तक की सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, और मैंने तो अपना कमिटमेंट पूरा करना ही है, मैंने कहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी मैं कराऊंगा, और इवन AS21 की वो 3 क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। हालांकि मैं वैसे करा तो दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप उसको कर भी लेंगे तो एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। खैर, करा मैं दूंगा। चलो ठीक है, अब देखें यहां पर, फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आता है कभी कभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग। क्या कह रहे हैं देखो, क्वेश्चन को नोट करें। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना है, कब नहीं। अब क्वेश्चन में तुम्हें कह दिया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करो, और क्वेश्चन में कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंप्यूट करो। तो इस क्वेश्चन में जब मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करना होगा तो मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करूंगा। यहां आपके पास चॉइस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और गुडविल को मुझे वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। चलो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्लासेस मिस नहीं करोगे तो फायदे में ही रहोगे, नुकसान में नहीं रहोगे। करेक्ट। अब ध्यान से सुने, पहले तो बैलेंस शीट के अंदर ये गुडविल है। जल्दी से बताओ, क्या गुडविल को अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना पड़ जाए, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना पड़ जाए, तो क्या मैं गुडविल को लूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंप्यूट करेंगे, ऑब्वियसली हम गुडविल चैप्टर कर रहे हैं, मैं उसी के कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं, तो मैं गुडविल को नहीं कंसीडर करूंगा। फिक्स्ड एसेट तुम्हें दिए हुए 3,50,000 के, इन्वेस्टमेंट इन 6% बॉन्ड्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रेडिंग है। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट 6% बॉन्ड्स ऑफ इंडिया लिखा है, तो इसको भी नहीं लेंगे, नॉन ट्रेडिंग है। उसके अलावा फिक्स्ड एसेट को तो लेंगे, और करंट एसेट्स को भी लेंगे, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और शेयर सेलिंग एक्सपेंसेस तो है ही नाकाम आइटम, यानी कि वैल्यूलेस आइटम, इनको तो लेते ही नहीं है, इनको तो एसेट्स की परिभाषा में भी इंक्लूड नहीं करते। दूसरी तरफ तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, 2 लायबिलिटीज हैं, 3 लायबिलिटीज हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, 10% डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स। एक चीज और आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ये पॉइंट बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर बीच में रहता है। अब इन्वेस्टमेंट 6% बॉन्ड्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो उस पर मिलेगा ही। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट 6% की करी है, और मेरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 45,000 है, तो बताओ इस साल का मुझे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? बताओ कितना मिला होगा? 45,000 इंटू 6% कितना आ रहा है भाई? ये 2,700 आ रहा है क्या? एक मिनट में जरा चेक कर लो। 45,000 इंटू 6%, 2,700 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग है, तो ये इंटरेस्ट भी तो नॉन ट्रेडिंग माना जाएगा ना, ये इंटरेस्ट भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा, नॉन ट्रेडिंग माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब देखो यहां पर नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे उसने क्या कहा? नीचे कह रहा है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट इज 15,000 मोर। वो कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट के अंदर कोई प्लांट होगा जिसकी वैल्यू 15,000 से ज्यादा होगी। इसका मतलब जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करूंगा तो जो भी एसेट्स हम लेंगे उसको रिवाइज्ड वैल्यू पे लिया जाएगा, इन केस अगर उसकी रिवाइज्ड वैल्यू गिवन होगी। जैसे फिक्स्ड एसेट 3,50,000 के गिवन है, तो 15,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब 3,65,000 पर तुम फिक्स्ड एसेट को लोगे। नंबर 1। नंबर 2,
आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहता है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड गवर्नमेंट टैक्सेस इज 68,000। वो कह रहे हैं इस साल, अब की बार कह रहे हैं ऑन एन एवरेज हमारी कंपनी का प्रॉफिट 68,000 है, लेकिन ये जो 68,000 का प्रॉफिट हमने कंप्यूट करा है, इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस आफ्टर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करने के बाद का ये प्रॉफिट है और टैक्सेस माइनस करने के बाद का ये प्रॉफिट है। एक्चुअली ये ना लाइन ठीक कर लेना, मेरे को याद आया है, ये जहां पर ये आफ्टर की जगह बेटा बिफोर कर लेना। ये मिस प्रिंट कितनी भी कोशिश करे ना कोई मिस प्रिंट रह ही जाता है। एनीवे, द करंट, ये जो पूरा सेंटेंस है इसको इस तरह से पढ़ना, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट, बिफोर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो 68,000 का है। तो 68,000 का ये हमारे को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? ये जो प्रॉफिट है 68,000 का है तो सही, लेकिन वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करने से पहले का ये प्रॉफिट है और कह रहा है गवर्नमेंट टैक्सेस जो हैं वो 68,000 के हैं। अब इस लाइन में ना कुछ मिस प्रिंट्स है, ये लाइन अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको देखते हैं। चलो मैं एक मिनट देख करके बताता हूं वैसे क्या हो सकता है पॉसिबल ये लाइन, एक सेकंड के लिए, कई बार मिस प्रिंट हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। 68,000 का अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट है तो लॉजिकली इस एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअली ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, आफ्टर इंक्लूडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड आफ्टर गवर्नमेंट टैक्सेस। चलो वो इस तरह से हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये इसके अंदर इंक्लूड है। अब उसने तो लिखा है आफ्टर डिडक्शन। इज इट क्लियर टू यू? एक्चुअली ये होना चाहिए आफ्टर इंक्लूजन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एनीवे, तो ठीक है, वो कुछ मिसप्रिंट था यहां पर, उसको आफ्टर इंक्लूजन कर लेना। जिनके पास नोट्स है, जिनके पास नहीं है वो ध्यान रखें, आफ्टर इंक्लूजन आफ्टर इंक्लूजन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, करेक्ट, 68,000 के। अब मैंने ये बताया कि 2,700 माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 की है और वो नॉन ट्रेडिंग है, और उस पर जो इंटरेस्ट अभी तुमने कंप्यूट करा था 2,700 का था, तो 2,700 का एक तो ये माइनस करेंगे। इंटरेस्ट एवरेज प्रॉफिट में से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कंप्यूट हो चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने उस एवरेज प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास जो आ गया एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपके कितने आ गए, 68,000 में से 68,000 माइनस 2,700, 65,300। उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा पॉइंट है, और जो पॉइंट मुझे आपको बताना था मेनली मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, सपोज आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है, 3,50,000 का कोई फिक्स्ड एसेट है। जो भी उसमें डेप्रिसिएशन का रेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है, उस फिक्स्ड एसेट पे 10% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि आपका रेट जो है वो 10% का है, तो वो तो आपने चार्ज करा। लेकिन आज कोई आपके बिजनेस को ले रहा है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन हो रही है, मान के चल रहे हैं कि कोई आपके बिजनेस को खरीद रहा है। अब जब वो बिजनेस को खरीद रहा है तो आप उसको तो क्या बताएंगे कि भाई हमारे फिक्स्ड एसेट तो 15,000 से बढ़ गए हैं, यानी कि आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते समय फिक्स्ड एसेट को तो 3,65,000 पर लेंगे। अब खरीदने वाला बोलेगा भाई आपने ये 15,000 ऐड तो कर दिए कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त, लेकिन इस 15,000 पे आपने तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, मुझे तो लगाना पड़ेगा ना फ्यूचर में मुझे तो टोटल 3,65,000 पे लगाना पड़ेगा। चलो 10% के हिसाब से तो आप लगा ही रहे थे डेप्रिसिएशन, लेकिन इस 15,000 पे तो आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बिजनेस खरीद रहा है
वो फ्यूचर में उसको कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 15,000 से। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उस केस में जो इंक्रीज्ड वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की, उस पे तुम्हें 10% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये 10% डेप्रिसिएशन 15,000 का तुमने लगाया तो 1,500 रुपए। ये क्यों लगाया? ये एक तरीके का फ्यूचर एक्सपेंस हो गया। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 63,800 का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 63,800 का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? आगे उसने लिखा हुआ है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था कि गुडविल हमने कंप्यूट करनी है 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब सुपर प्रॉफिट्स कंप्यूट करने के लिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। एक तो क्वेश्चन में लिखा भी था कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के लिए देखो मैंने फिक्स्ड एसेट 3,65,000 के लिखे और मैंने तुम्हें बताया गुडविल आएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं और करंट एसेट 2 लाख के 2 लाख के लिखा। और जितने भी लायबिलिटीज हैं वो हम माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स 90,000 के और प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 का। तो तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड तो 3,95,000 की आ गई। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड करनी है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाला रूल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं। तो फिर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड लेस 1/2 ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 3,95,000 की है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 63,800 का, उसका 1/2 आप इसमें से माइनस करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,63,100 आ गई। तो अब की बार आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड होना चाहिए। 3,63,100 इंटू 10% कर करके ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट और 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1,37,450 आ गया। मेरा एक क्वेश्चन आपसे यह है कि सपोज ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं और उन्होंने किसी नए पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करा और उन्होंने कहा जी हम गुडविल को 5 इयर्स के परचेज पर कंप्यूट करना चाहते हैं। तो बताओ इस 5 इयर्स परचेज का क्या स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है? इस 5 इयर्स परचेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकला? इसका मतलब निकला कि ए और बी सी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये बिजनेस अकेले स्टार्ट करा होता, आपने तो एक जमी जमाई फर्म को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपने ये बिजनेस अकेले स्टार्ट करा होता तो फकत या शायद आपको 5 साल का लंबा और तवील अरसा लग जाता इतना ही गुडविल, इतनी ही प्रॉफिट्स और इतनी ही रेपुटेशन कमाने में जो कि हम प्रेजेंटली कमा रहे हैं। ये ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है। ईयर्स ऑफ परचेज रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड which is required by the incoming party to attain the same amount of profit had he started the business all along. Is it clear to you or not? समझ में आ गया? किसी क्वेश्चन में एफएमपी होने के बाद भी करंट ईयर में माइनस करा जाएगा। ये पॉइंट मैंने कहा अभी पहली क्लास में हम नहीं बताते, लेकिन आगे क्लास में अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता दूं। अगर कभी क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया होगा तो उसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस, उस केस में थर्ड प्रेफरेंस को, जो थर्ड वाली वेरिएशन है उसको हम प्रेफर करते हैं। लेकिन ये पॉइंट मैंने कहा आगे बताऊंगा। 13 को देखें, या आज थक गए हो या नेक्स्ट सेशन में आगे जारी रखना है पहले बता दे, क्योंकि तुम लोगों के पास नोट्स भी सब लोगों के पास नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मेरा टारगेट है कि इसके कम से कम 25 तक हम पहुंच जाएं, ठीक है? और वो पहुंच जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद वो 3 क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है? तो हो सकता है मैं 3 क्लासेस में ही फिनिश कर दूं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सेशन काफी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूं अभी, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में बिकॉज ये टॉपिक अलग है, इसमें मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा, और समझाना क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच और लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है जिसमें लिवरेज कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट सेशन में जारी रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे समझाने में,
अदरवाइज वैसे तुम कुछ कर सकते हो। देखो वैसे इस पे है कुछ नहीं, मैं बता देता हूं। चलो, बैलेंस शीट ऑफ चैनल 9 लिमिटेड एज ए 31/3/2019 इज एज फॉलो। एक्चुअली मुझे डाउट हो रहा है कि कुछ बच्चों के पास तो नोट्स हैं आज की क्लास में और कुछ के पास नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच एंड लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। देखो बेटे, अभी मैंने आपसे बताया था जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं, जो मैंने तरीका बताया था, हम सारे एसेट्स लेते हैं और ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से एसेट्स नहीं लेते हैं। करेक्ट। जो एसेट्स हम नहीं लेते हैं जैसे कि गुडविल, नॉन ऑपरेटिंग किस्म के जो एसेट होते हैं, मैंने कहा उनको हम नहीं लेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते और सारी लायबिलिटी हम माइनस करते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स में जो वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करा जाता है उसका मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच। यानी कि नॉर्मली जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं या अभी तक कर रहे थे या जितने भी क्वेश्चंस में हमने करा, बस आ ही रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। करेक्ट। तो नॉर्मली जो हम अकाउंट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं ना, उसका मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच से हम कैपिटल कंप्यूट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से आप करें। लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में और शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसमें भी हम एसेट्स लेंगे, ऑफ कोर्स उन एसेट्स को नहीं लेंगे जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। और जब लायबिलिटीज माइनस करेंगे, सारी लायबिलिटी माइनस करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस नहीं करा जाए। बस ये ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि डिवेंचर्स हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनको माइनस नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी लायबिलिटी वो माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये फर्क होता है इन दोनों में। एक तो ये पहले पॉइंट आपको पता लग जाना चाहिए। अब नीचे क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो सिंपल वर्ड्स में मुझे गुडविल दोनों तरीके से फाइंड करके बतानी है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच के थ्रू और शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच के थ्रू, क्योंकि दोनों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसने अलग अलग दिया और नेचुरल है वो अलग अलग होगा भी। करेक्ट। फिर तुम्हें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 15 लाख के एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब देखो यही क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द फेस वैल्यू विच इज 8 लाख। वो क्या कह रहा है कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, पहले तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दी है, आपकी बात ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है, इससे तुम्हें यह पता लग गया नीचे की लाइन से कि इनकी फेस वैल्यू 8 लाख की है। देखो बहुत से बच्चे ने छोटी छोटी चीजें पता नहीं होने से प्रॉब्लम होती है। बस आ ही रहे हैं, उपेंद्र खत्म कर ही रहे हैं, जस्ट वेट। अब जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यहां मैंने बाहर के कॉलम में 10 लाख लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं इनको खरीदने के लिए। जो बाहर का कॉलम होता है वो हमेशा यह बताता है कि हमारी एंटिटी ने इतना खर्च करा है। और फेस वैल्यू का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में आई है उनकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 8 लाख की है। इसका मतलब है 8 लाख की चीज खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए दिए, नंबर वन। अब वो कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 150% ऑफ द फेस वैल्यू। तो इसका मतलब जब मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, क्योंकि अब की बार मुझे ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते वक्त कंसीडर करना पड़ेगा, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट जब मैं कंसीडर करूंगा, इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 8 लाख की है। 8 लाख का 150%, यानी कि अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारी, मेरे ख्याल से ये 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख पर तुम इसको कंसीडर करोगे। इज इट क्लियर? अब वो कहता है रेट ऑफ इनकम टैक्स वैसे तो 30% हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। यानी कि जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं और उसमें बाद में टैक्स माइनस करेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड रेट या सब्सटेंशियल रेट होगा उसी को माइनस करना है। तो ये हालांकि अभी तो रेट 40% है पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में रेट 30% होगा, तो 30% के हिसाब से माइनस करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं, पार्ट ए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच। तो जाहिर है पहले शेयर होल्डर फंड अप्रोच से मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड में कंप्यूट कर लेता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर शेयर होल्डर्स फंड अप्रोच, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, गुडविल तो तुम लोगे नहीं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लोगे, इन्वेस्टमेंट भी लोगे, करंट एसेट्स भी लोगे। करंट एसेट 14 लाख के। अब जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो लेंगे, लेकिन मैंने बताया 8 लाख इंटू 150% 12 लाख,
करंट एसेट 14 लाख के, 86 लाख आपके एसेट हो गए। और सारी लायबिलिटी हम माइनस करेंगे। लायबिलिटी साइड में आपने देखा दो लायबिलिटी हैं, 10% डिवेंचर भी है और करंट लायबिलिटी भी है। करेक्ट, बिकॉज अभी मैं शेयर होल्डर फंड से कर रहा हूं तो मैं सारी लायबिलिटी माइनस करूंगा। दोनों लायबिलिटी माइनस करने के बाद, करेक्ट, 10% डिवेंचर और करंट लायबिलिटी मैंने माइनस करी। माइनस करने के बाद जो भी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 76 लाख, वो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। अब मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हें दिए हुए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए। पहली कोशिश ये होनी चाहिए आप इनको बिफोर टैक्स कर लो। अब बिफोर टैक्स कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मेरी इनकम 100 रुपए की है और पहले मेरा टैक्स रेट 40 का था, पहले मेरा टैक्स रेट 40 का था ना, तो इसका मतलब आफ्टर टैक्स इनकम कितनी होगी? 60 होगी। भाई बिफोर टैक्स इनकम अगर मैं बिफोर टैक्स इनकम 100 की मान लूं तो आफ्टर टैक्स इनकम 60 की होगी ना। और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख के दिए हुए, तो मैं इनको बिफोर टैक्स देखना चाहता हूं। तो एक तो तरीका यह है कि मैं ऐसे निकाल लूं, 15 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ये जो भी आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 25 लाख। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। और या फिर एक शॉर्टकट तरीका है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आप सीधा डिवाइड कर लें 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट आपका 40% है तो 0.40, आप ऐसे कर लें, जैसे मर्जी आपको सूट करता है। तो इस केस में 15 लाख का ये एवरेज प्रॉफिट बिकॉज आफ्टर टैक्स है। मेरी कोशिश ये पहले मैं इसको बिफोर टैक्स करूं, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके से करें, मैंने तो सीधा ये शॉर्टकट तरीका अपना दिया, 1 माइनस 0.40, तो 25 लाख रुपीज जो है वो मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास आ गया। इज इट क्लियर टू यू? अब नॉर्मली इसमें हम फ्यूचर की एडजस्टमेंट करते हैं, पर इस क्वेश्चन में कोई फ्यूचर की एडजस्टमेंट थी नहीं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 25 लाख का है, लेकिन फ्यूचर में टैक्स रेट 30% है। तो आप 30% माइनस करेंगे तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका 17,50,000 आ जाएगा। अब मुझे गुडविल कंप्यूट करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं गुडविल कंप्यूट करूंगा तो जो 17,50,000 का मेरा प्रॉफिट है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मैंने कहा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर होल्डर फंड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। 17,50,000 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मैंने डिवाइड करा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 87,50,000 आ गई। फिर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 68 लाख की थी, सॉरी एक मिनट चेक कर लें कितनी की थी, 86 लाख में से 18 लाख माइनस करेंगे, ठीक है, 68 लाख की आ जाएगी। तो 68 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आपकी गुडविल। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैंने यहां पर कैपिटलाइज मेथड क्यों यूज करा? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है, करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कितने ईयर्स के बेस पर तुमने गुडविल को कंप्यूट करना है। जब ऐसे ना लिखा हो तो हमेशा कैपिटलाइज मेथड का इस्तेमाल करना। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपने कैपिटल फाइंड करनी। अब मैं लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। उसमें भी मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करनी पड़ेगी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लूंगा, इन्वेस्टमेंट 8 लाख इंटू 150% 12 लाख लूंगा, करंट एसेट लूंगा 86 लाख आ गया। अब जो लायबिलिटी है उसमें मुझे डिवेंचर्स को माइनस नहीं करना है। मैंने यहां लिखा है लेकिन मैंने यहां माइनस नहीं करा है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इस अप्रोच के अंदर मुझे लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है उनको माइनस नहीं करना होगा। करंट लायबिलिटी में माइनस करूंगा तो 76 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कर रहे हैं, आप डिवेंचर को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, माइनस ही नहीं कर रहे ना, आप मान के चल रहे हो डिवेंचर तो है ही नहीं। यानी कि डिवेंचर को भी आप देखो, लॉन्ग टर्म का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे एक फर्म पैसा रेज करती है, शेयर्स के थ्रू भी करती है, डिवेंचर्स के थ्रू भी करती है, यानी कि जो हमने लोन फंड्स लिए हैं उसको भी हम कैपिटल का ही पार्ट मान करके चल रहे हैं। ये मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में, इसलिए मैंने डिवेंचर माइनस नहीं करा। 76 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। एवरेज प्रॉफिट उसी तरीके से पहले बिफोर टैक्स आपने कंप्यूट कर लिए, लेकिन अब यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपने कंप्यूट तो कर लिए, कहां पर चला गया, 25 लाख के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गए।
अब उसमें से आपने टैक्स माइनस करा और फ्यूचर मेंटेनेबल कितना आ गया, 17,50,000 का आ गया। इस वाले अप्रोच में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, वो डिवेंचर इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं डिवेंचर को लायबिलिटी के रूप में नहीं ले रहा हूं तो उसका जो इंटरेस्ट की मैं पेमेंट कर रहा था तो उसको भी मैं लायबिलिटी के, उसको भी मैं खर्चे के रूप में नहीं ले सकता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यही वजह है कि जो इंटरेस्ट डिवेंचर्स का बनेगा, देखो डिवेंचर तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर 8 लाख के दिए हुए हैं, 8 लाख का 10% 80,000 तुमने इसमें ऐड करना है। इज इट क्लियर टू यू? ऐड करने के बाद 18,30,000 ये प्रॉफिट तुम मान करके चलोगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एडजस्टेड इसका मतलब है, और ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज आपने डिवेंचर माइनस नहीं करे तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो बाकी वही अप्रोच है। अब 18,30,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू कंप्यूट करना है, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लॉन्ग टर्म फंड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। और आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 76 लाख है, आपकी गुडविल 46 लाख की। तो इन दोनों मेथड से जो गुडविल आई वो मैंने यहां पर नोट कर ली। शेयर होल्डर फंड से 1950 आई, इससे 46 लाख आई, तो इसका मतलब 26,50,000, इसको हम कहते हैं लीवरेज इफेक्ट। लीवरेज इफेक्ट, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लीवरेज का मतलब ही आपको मालूम है, डेप्ट एलिमेंट। तो डेप्ट एलिमेंट होने की वजह से ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर आज के सेशन में अभी तो मैं यहीं तक करूंगा, वैसे मेरा टारगेट यहीं तक आज करने का था। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और सेशंस बिल्कुल मिस ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हर सेशन में कोई ना कोई जैसी चीज होंगी। और जैसे कि आपने नोट करा होगा कि गुडविल आपने 1000 बार इससे पहले करा था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आज सीखी। खास तौर से कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट अलग होता है नॉर्मल अकाउंटेंसी से। ठीक है, तो मिलते हैं। जितने भी लोग हैं कमेंट्स नहीं आए नेक्स्ट सेशन में, उनको मैंने ब्लॉक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर आपसे। ये तो आपने यहाँ पर चैट में कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखा करें कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि बच्चे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लैटरी करनी है, ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड रुकें जरा। कुछ बच्चे मेरे से क्या कह रहे थे इस क्वेश्चन में। नहीं, ये तो 14 क्वेश्चन हो तो मैं कराया। अच्छा आप अच्छा इस वाले क्वेश्चन की कोई बात कर रहा था, अभी मैंने कुछ मैसेज पढ़ा था, किसी ने कुछ पूछा पीएससी के बारे में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, अखिल अग्रवाल। उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कर रहे हैं वो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर करके कर रहे हैं ना, तो उसमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।